हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का जूनियर अकाउंट्स क्लर्क एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जून 2018 में लास्ट आपका जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर दो बैचेस में पेपर हुए थे। बैच 2 के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिए थे, वो आपको हमारे चैनल पर मिल भी जाएगा। बैच 1 का पेपर आज हम कॉमर्स सेक्शन वाला पेपर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने के आपको दो फायदे हैं। पहला तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको पूछे जाते हैं। दूसरा फायदा ये है कि आपको उन टॉपिक का आइडिया लग जाएगा कि किन टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो हम केवल क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो रिपीट होना नहीं है। टॉपिक रिपीट हो सकता है बट क्वेश्चन रिपीट नहीं होना है। तो हम अपने इस पीवाईक्यू सेशन के अंदर क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ में जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है उससे उसके कॉन्सेप्ट को भी कोशिश करेंगे कि डिस्कस कर लें, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके आपके एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू। बैंक समाधान विवरण किस लिए बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? तो देखिए, बैंक समाधान विवरण बेसिकली हमारी जो कैश बुक होती है, कैश बुक और कैश बुक का भी कौन सा बैलेंस, ध्यान रखिएगा, बैंक बैलेंस। क्योंकि कैश बुक के अंदर कई कॉलम होते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, तो हमें बैंक कॉलम यानी बैंक बैलेंस और पासबुक का जो बैलेंस होता अब इन दोनों बैलेंस में कोई डिफरेंस हो सकता है ना। इन दोनों के बैलेंस में डिफरेंस हो सकता है। इस डिफरेंस को पता करने के लिए ही क्या बनाया जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ध्यान रखेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किन दो चीजों का डिफरेंस जानने के लिए बनाया जाता है, कैश बुक का बैंक बैलेंस यानी कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक का बैलेंस। इन दोनों के डिफरेंस को जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये डिफरेंस कई रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो बैंक में रिकॉर्ड हो गए बट अभी आपको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो आपने कैश बुक के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की। या कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जिन्हें आपने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया बट पासबुक में भी वो रिकॉर्डेड नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने बैंक चार्ज लगाया, तो बैंक जैसे ही बैंक चार्ज लगाएगा तो पासबुक के अंदर आपका बैलेंस क्या कर देगा, कम कर देगा। लेकिन उस बैंक चार्ज की इंफॉर्मेशन तो आपको बाद में मिलेगी, है ना। तुरंत तो मिलेगी नहीं, जब आप पासबुक के अंदर एंट्री कराओगे या अपना बैंक स्टेटमेंट निकलवाओगे तब उस चीज की आपको जानकारी मिलेगी। तो दोनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंस अराइज हो जाएगा, क्योंकि बैंक चार्ज की रिकॉर्डिंग आप बाद में करोगे। इसी तरह सपोज आपने एक चेक काट के दिया, आप जैसे ही चेक काट के दोगे तो कैश बुक से आप क्या करोगे, उसको माइनस कर दोगे। लेकिन हो सकता है कि पासबुक के अंदर वो चेक एक महीने बाद प्रेजेंट हो बैंक में, तो पासबुक के अंदर बैलेंस कब कम होगा, एक महीने बाद कम होगा। तो ये क्या है, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से दोनों में क्या हो जा रहा है, अंतर हो जा रहा है। तो इस तरह से कई रीजन होते हैं कैश बुक और पासबुक के अंदर डिफरेंस के, और इन्हीं दोनों के डिफरेंस को जानने के लिए क्या बनाया जाता है, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऑप्शन पढ़ लो। रिकंसाइल द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, रिकंसाइल द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, ऐसा कुछ भी नहीं है सॉरी। रिकंसाइल कैश एट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, है ना, कैश एट बैंक एज पर कैश बुक विथ द बैंक बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। ठीक है, तो कैश बुक के हिसाब से बैंक बैलेंस और पासबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस, इन दोनों को रिकंसाइल करने के लिए बीआरएस बनाया जाता है। सो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। रिकंसाइल पेटी कैश इन हैंड विथ कैश बैलेंस एज पर कैश बुक, नहीं, ये भी सही आंसर नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट, द डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर वेदर फॉर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एज रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज बेस्ड ऑन। तो देखिए,
जो ईपीएस होता है, क्या होता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, प्रॉफिट का कितना शेयर उनको मिल रहा है, वही होता है आपका अर्निंग पर शेयर। सपोज करिए कंपनी ने 100 रुपए कमाए और कंपनी के 10 इक्विटी शेयर होल्डर हैं, तो ईपीएस हमारा क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 10। पर शेयर कितने की अर्निंग हुई, 10 रुपीज। साधारण शब्दों में ईपीएस यही है। ठीक है। सो किस पर बेस्ड होता है, ओनली इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर एंड कन्वर्टिबल डिवेंचर। डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर से कोई लेना देना नहीं है। बोथ इक्विटी शेयर एंड शेयर वारंट अगेंस्ट विच इक्विटी शेयर कैन बी इशूड। सो सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन इक्विटी शेयर तो है ही, ऐसा कोई वारंट जो बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसको भी इक्विटी शेयर मानते हुए ईपीएस कैलकुलेट किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, सी। फिर है बोथ इक्विटी शेयर एज वेल एज नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, इक्विटी शेयर एंड वारंट जिसके बदले में इक्विटी शेयर इशू किए जा सकते। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड बाय। क्लोजिंग बैलेंस किस तरह से कैपिटल का निकाला जाता है। सो सिंपल है, आपकी ओपनिंग कैपिटल हम ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए 100 रुपए है, उस पे हम ऐड कर देते हैं जो भी नेट प्रॉफिट होता है हमारा। हमने नेट प्रॉफिट या नेट इनकम जो कमाई, उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। सपोज करिए हमने 20 रुपए कमाए, और अगर वहीं पर लॉस हो तो हम उसको माइनस कर देते हैं। साथ में अगर हमने कोई कोई पैसा बिजनेस से निकाल लिया जिसे हम ड्राइंग कहते हैं, तो ड्राइंग को हम क्या कर देते हैं, माइनस। मान लीजिए हमने 10 रुपए की ड्राइंग की, तो इस तरह से हम निकालते हैं, नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं ओपनिंग कैपिटल के अंदर और ड्राइंग को माइनस कर देते हैं। हमारी क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगी, 110, है ना। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, तो आपका निकल के आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। तो देख लो ये किसमें फिट बैठ रहा है, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट इनकम माइनस ड्राइंग, इसी में आपका बैठ रहा है, तो ये हो जाएगा ए। बाकी ऑप्शन भी देख लो, ओपनिंग कैपिटल माइनस एसेट प्लस लाइबिलिटी, नहीं। ओपनिंग कैपिटल माइनस नेट इनकम प्लस ड्राइंग, ओपनिंग कैपिटल प्लस एसेट माइनस लाइबिलिटी, बाकी आंसर कोई ही नहीं है। सही आंसर आपका हो जाएगा ए। अब आप ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर आपको एक तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, कई बार वो पूछ लेते हैं, कई बार इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपको इन चारों में से 3 फिगर दे देगा, एक फिगर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। दूसरा, कई बार आपको हो सकता है ओपनिंग कैपिटल सॉरी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है और उससे आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना हो। तो अगर हम ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल की तरफ जा रहे हैं तो इस तरह से करेंगे, नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, ड्राइंग को माइनस करेंगे। अगर हम क्लोजिंग कैपिटल की तरफ से ओपनिंग कैपिटल की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, जो माइनस हो रहा है उसको प्लस कर देंगे और जो प्लस हो रहा है उसको माइनस कर देंगे। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस नेट प्रॉफिट, तो क्या होगा, तो ये होगा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, आप इसका मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, तो अब वीडियो जब देखें उससे पहले पीडीएफ का प्रिंट आउट सामने रखें, तो कुछ ऐसी चीजें जैसे हैं इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 रीड विद अमेंडमेंट्स देयर टू एडिशनल डायरेक्टर शैल एडिशनल डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ। तो देखो, सबसे पहले तो समझो एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है। तो मान लीजिए नॉर्मली कंपनी के अंदर डायरेक्टर कहाँ अपॉइंट होते हैं, एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंट होते हैं। बट मान लीजिए किसी वजह से हमारी एजीएम हो गई, कंपनी की एजीएम हो गई और किसी को डायरेक्टर अपॉइंट करना था बट किसी वजह से हम अपॉइंट नहीं कर पाए, या एजीएम के बाद हमें ऐसा लगा कि हमारी कंपनी के अंदर इनको भी डायरेक्टर होना चाहिए।
तो ऐसे में अब कैसे हम उन्हें अपॉइंट करें? तो ऐसे में एक कॉन्सेप्ट लाया गया एडिशनल डायरेक्टर का। नॉर्मली तो डायरेक्टर एजीएम के अंदर अपॉइंट होंगे, सामान्य सभा के अंदर अपॉइंट होंगे। बट अगर एजीएम में किसी भी वजह से हमने डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाए, या बीच का साल चल रहा है और हमें ऐसा लगा कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की सेवाएं हमें कंपनी में चाहिए, उनकी स्किल का हमें यूज करना है, उनकी लीडरशिप का बिजनेस के अंदर यूज करना है, तो उनको एज अ डायरेक्टर हम कंपनी में लाना चाहते हैं। तो अब 20 साल के अंदर तो एजीएम नहीं करवा सकते, एजीएम तो साल खत्म होगा उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की। तो क्या करें? तो ये लाया गया आइडिया कि ठीक है, उनको एज अ एडिशनल डायरेक्टर हम कंपनी के अंदर ला सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी पर्सन को एज ए एडिशनल डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अब बात आई कि एडिशनल डायरेक्टर को कब तक अपॉइंट किया जा सकता है। तो एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने के बाद जो भी अगली एजीएम आनी है, केवल वहीं तक के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। इसके बाद उनको आगे के लिए जब डायरेक्टरशिप अगर कंटिन्यू कराना है, तो एजीएम के अंदर फिर उनको एज अ नॉर्मल डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो एडिशनल डायरेक्टर का जो टाइम पीरियड होता है वो कब तक होता है? आने वाली एजीएम तक। समझ में आया? अब बात आती है कि किसी वजह से एजीएम नहीं हुई तो क्या करें? तो क्या इनकी ड्यू डेट बढ़ती रहेगी? तो नहीं। एजीएम अगर हो गई टाइम से तो एजीएम की डेट तक, अगर एजीएम टाइम से नहीं हुई तो एजीएम होने की जो आखिरी तारीख थी, जो ड्यू डेट थी एजीएम होने की, वहां तक कंपनी में वो एडिशनल डायरेक्टर रह सकते हैं। तो जैसे नॉर्मली एजीएम की डेट क्या होती है? 30 सितंबर। बेसिकली फाइनेंशियल ईयर ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर एजीएम करवाना होता है, 30 सितंबर। तो उनको या तो एजीएम हो जाए तो एजीएम की डेट तक, या 30 सितंबर, दोनों में जो भी पहले, वहां तक उसकी क्या होगी? टाइम पीरियड होगा एडिशनल डायरेक्टर का। क्लियर है एडिशनल डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट? एडिशनल डायरेक्टर किस सेक्शन के अंदर अपॉइंट होते हैं कंपनीज एक्ट की? तो सेक्शन 161 के अंदर। तो ये भी ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम के अंदर सेक्शन भी पूछ लेता है। क्लियर? चलो अब देख लो। होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और द लास्ट डेट ऑन विच द बोर्ड मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड। नहीं। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस मीटिंग, नेक्स्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट मीटिंग, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और द लास्ट डेट ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर। सही आंसर क्या हो गया? डी, एडिशनल डायरेक्टर अगली एजीएम तक के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्री फॉर परचेजिंग कंप्यूटर फॉर ₹50,000 इन कैश? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक लेवल जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर खरीदा गया फॉर कैश, जर्नल एंट्री क्या होगी? कंप्यूटर खरीदा हमने, बिजनेस के अंदर क्या आएगा? कंप्यूटर आ जाएगा। तो कंप्यूटर को हम क्या करेंगे? डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट ₹50,000 टू, बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ₹50,000। जनरल एंट्री क्या बनेगी? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो सही आंसर क्या होगा? ये तो नहीं होगा, एक्सपेंस नहीं है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो, अगला। As per Companies Act 2013, read with amendments thereto, at a time, a company can appoint or reappoint a managing director for a term not exceeding. कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर कितने साल के लिए एक बार में अपॉइंट कर सकती है? तो इसका सही आंसर तो होगा 5 इयर्स। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए डायरेक्टर, सॉरी, मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। अब एमडी अपॉइंट करने के कुछ और फैक्ट हैं, जैसे एमडी की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 इयर्स। मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 70 इयर्स। तो क्या 70 साल से ज्यादा वाले एमडी नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्लासिक एग्जांपल था रतन टाटा। सो मैक्सिमम एज 70 है, बट अगर 70 के बाद भी किसी को कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर रखना चाहती है तो उसके लिए चाहिए स्पेशल रिजोल्यूशन, है ना? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कंपनी 70 साल से ज्यादा के बाद भी एमडी अपॉइंट कर सकती है किसी को। ठीक है, चलो अगला।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कैलकुलेटेड एज, सीओजीएस किस तरह से कैलकुलेट होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंटरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स ऑफ इन्वेंटरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स ऑफ इन्वेंटरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स ऑफ इन्वेंटरी। सो आपका इसमें सही आंसर होगा सी। क्योंकि नॉर्मली जो सीओजीएस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या आप नॉर्मल लैंग्वेज में इसी को परचेस बोल सकते हैं, माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ठीक है, और इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, तो चूंकि इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से अगर हम क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो करेक्ट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट, इन सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, in single entry system of accounting, dual entry of transaction are recorded, only credit transaction are recorded, single entry of transaction are recorded, only cash and credit transaction are recorded। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंख बंद करके बन जाएगा कि सिंगल एंट्री में तो केवल सिंगल एंट्री ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, एक ही जगह अकाउंटिंग, एक ही जगह इसकी एंट्री की जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, परचेस ऑफ अ व्हीकल बाय पेइंग कैश विल रिजल्ट इन, व्हीकल खरीदा गया कैश में पेमेंट करके, इसका क्या रिजल्ट होगा? डिक्रीज इन लाइबिलिटीज ऑफ द बैलेंस शीट। देखो, ये आपकी बैलेंस शीट है, इधर हम लाइबिलिटी को लिखते हैं और इधर हम एसेट लिखते हैं। अब इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देखो, व्हीकल खरीदा गया तो यहां क्या आएगा? व्हीकल आ जाएगा। सपोज करिए 1,000 रुपए का खरीदा गया और कैश पे किया गया, तो यहां से हम कैश में क्या करेंगे? 1,000 माइनस करेंगे। यही होने वाला है, व्हीकल हम 1,000 से बढ़ा लेंगे और कैश 1,000 से माइनस कर देंगे, यही रिजल्ट होगा। क्या इसकी वजह से लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट आया? नहीं, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी आपका सही आंसर नहीं होगा। टोटल ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी विल रिमेन सेम इन द बैलेंस शीट। बिल्कुल, लाइबिलिटी में तो कोई चेंज होना नहीं है, तो अगर 1,00,000 की लाइबिलिटी रही होगी तो 1,00,000 ही रहेगी। एसेट साइड क्या हो रहा है? 1,000 से बढ़ भी रहा है, 1,000 से घट भी रहा है, इसका मतलब नेट इफेक्ट तो सेम ही होगा। तो देयर इज नो चेंज इन एसेट एंड लाइबिलिटी, तो एसेट एंड लाइबिलिटी के टोटल में कोई चेंज नहीं होगा। आपका सही आंसर क्या बनेगा? बी। इंक्रीज इन लाइबिलिटी नथिंग, लाइबिलिटी के अंदर तो कोई चेंज होना ही नहीं है। इंक्रीज इन एसेट ऑफ बैलेंस शीट, फर्दर एसेट के अंदर भी कोई इंक्रीज नहीं होगा ना, एक एसेट बढ़ रही है तो दूसरी एसेट कम भी हो रही है। व्हीकल आ रहा है बट कैश से पेमेंट भी हो रहा है, तो देयर इज नो चेंज इन टोटल ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट, in spite of introduction of GST in India, the following taxes duties is still applicable in as this has not been subsumed in GST। देखो, जीएसटी आया, जीएसटी एक तरह का क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी आया गया तो सबसे मेन फीचर ही जीएसटी का क्या था कि इंडिया के अंदर वेरियस टाइप के बहुत तरह के क्या होते थे? अप्रत्यक्ष कर थे, इनडायरेक्ट टैक्स थे, चाहे परचेस टैक्स हो, वैट हो, सेल्स टैक्स हो, ऑक्ट्राय हो, इस तरह के एक्साइज ड्यूटी हो, सर्विस टैक्स हो, बहुत तरह के इनडायरेक्ट टैक्स थे। तो उन सबको मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया जीएसटी। लेकिन जीएसटी बनाने के बाद भी कुछ टैक्सेस हैं जो अभी भी चल रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जो जीएसटी के आने के बाद भी जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है? तो वो है स्टैम्प ड्यूटी ए। स्टैम्प ड्यूटी अभी भी आपको पे करनी पड़ती है। आप कुछ भी सरकारी काम, एफिडेविट
कोई एग्रीमेंट करने जाते हो तो स्टैंप आपको खरीदना पड़ता है, वो आपको अभी भी सरकार को पे करना पड़ता है। बाकी वैट, इंट्री टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, ये सब जीएसटी के अंदर मर्ज हो गए हैं। तो सही आंसर क्या हुआ? ए। अब जीएसटी के अंदर, अच्छा मर्ज की बात चल रही है तो एक चीज और, इंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर, क्या ये जीएसटी के अंदर मर्ज हुआ है? कमेंट में बताइए। तो इंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो जीएसटी के अंदर मर्ज हुआ है, बट इंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल अथॉरिटी, बाय लोकल बॉडीज, ये जीएसटी के अंदर मर्ज नहीं हुआ है, ये अभी भी लगता है। तो ध्यान रखिए कुछ एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल अथॉरिटी, लोकल बॉडी, जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पंचायत, ये जो लोकल लेवल पे जो इंटरटेनमेंट टैक्स लगाते हैं ये अभी भी लगाएंगे, ये जीएसटी के अंदर मर्ज नहीं हुआ है। बाकी इंडिया के अंदर जीएसटी कब से आया है? 1 जुलाई 2017 से। जम्मू कश्मीर के अंदर 8 जुलाई 2017 से आया था। इंडिया के अंदर कौन सा जीएसटी मॉडल काम करता है? सो डुअल जीएसटी। ये जीएसटी मॉडल हम कहां से लेके आए हैं? कनाडा से कॉपी किया है हमने। डुअल जीएसटी का मतलब होता है कि हमारे यहाँ सीजीएसटी भी लगता है, एसजीएसटी भी लगता है। फर्स्ट कंट्री कौन सा था जीएसटी लगाने वाला? फ्रांस। तो इस तरह के स्टैटिक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, है ना। तो ये है। बाकी आपकी नोट्स के अंदर, इसीलिए मैंने जीएसटी के जो ये बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस थे, बहुत स्टैटिक वाली चीजें थी, वो हमने एक जगह पर समराइज करके भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अच्छा इसका आंसर बता दिया मैंने। हाँ, ए स्टैम्प ड्यूटी। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 रीड विथ अमेंडमेंट्स देयर to incorporate a public limited company, how many minimum number of shareholders to the memorandum of association are required? एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी सॉरी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने शेयर होल्डर्स की जरूरत होती है? तो इसका आंसर है 5। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर कम से कम कितने सदस्य चाहिए? 5 सदस्य चाहिए। तो सही आंसर आपका क्या है? सी। अब यहीं पर प्राइवेट और पब्लिक के कुछ मैं और फैक्ट आपको बता देता हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे शेयर होल्डर की बात हो रही है, तो पब्लिक में तो हमने देख लिया 5 होने चाहिए, प्राइवेट में कितने होने चाहिए? मिनिमम 2। मैक्सिमम शेयर होल्डर कितने हो सकते हैं भैया? तो प्राइवेट के अंदर 200 हो सकते हैं, पब्लिक में नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो मिनिमम कितने डायरेक्टर यहां पर चाहिए? तो पब्लिक के अंदर मिनिमम कितने डायरेक्टर चाहिए? तो ये कुछ और भी फैक्ट है। एक तरह की और कंपनी होती है 1 पर्सन कंपनी, जो कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद आई। उसके अंदर कितने शेयर होल्डर होते हैं? एक। मैक्सिमम शेयर होल्डर भी एक हो सकते हैं, डायरेक्टर भी उसके अंदर एक ही होते हैं, सब एक होते हैं, इसीलिए उसका नाम होता है 1 पर्सन कंपनी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इफ अ कंपनी फॉलो इफ अ कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, एसएलएम मेथड फॉलो कर रही है कंपनी, what depreciation charge will its profit and loss account so for the year when a machine with an estimated life of 9 years was purchased on the first day of the year for rupees 81,900? एक मशीन है जिसकी यूजफुल लाइफ 9 ईयर्स है, उसे 81,900 रुपए में खरीदा गया। कस्टम ड्यूटी पेड अमाउंट टू रुपीज 2,700, related transport charges were rupees 1350, and charges paid on installation of the machine were rupees 6750। डेप्रिसिएशन निकालना है तो उससे पहले हमें कंपनी की कॉस्ट, सॉरी मशीन की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। और फिक्स एसेट की कॉस्ट क्या होती है? तो फिक्स एसेट को यूजफुल कंडीशन तक लाने के लिए किए गए सारे के सारे खर्चे
उसकी कॉस्ट का पार्ट होते हैं। चाहे वो उसकी इंस्टॉलेशन में खर्चा किया गया हो, चाहे मशीन को फैक्ट्री तक या मशीन को प्रीमाइसेस तक लाने के लिए भाड़ा पे किया गया हो, फ्रेट पे किया गया हो, चाहे मशीन पर कोई टैक्स पे किया गया हो, सब्जेक्ट टू कि वो टैक्स क्या हो, टैक्स का रियम्बर्समेंट ना मिल रहा हो या टैक्स की क्रेडिट ना मिल रही हो। अगर टैक्स की क्रेडिट मिल रही है तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, अगर क्रेडिट नहीं मिल रही है तो कॉस्ट का पार्ट होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे खर्चे हम उसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो कॉस्ट निकाल लो मशीन की। तो 81900 में परचेस किया था, कस्टम ड्यूटी पे की गई 2700, ट्रांसपोर्टेशन 1350, और इंस्टॉलेशन 6750। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? जीरो। 92700। और डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? एसएलएम में क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ। कॉस्ट ऑफ एसेट 92700 माइनस सॉल्वेज वैल्यू कुछ दी नहीं है तो जीरो, डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, सो 92700 डिवाइडेड बाई 9। कितना हो जाएगा ये? एक सेकंड। 10300। ठीक है, 10300। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? इस तरह से आप निकालोगे। नेक्स्ट, द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 केम इनटू फोर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? तो इसका आंसर है, आपका सही आंसर है डी, 20 मई 2015। इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, स्टैटिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द एक्सपेंडिचर incurred in carrying out an organization's day-to-day activities but not directly associated with production of goods and services are called। ऐसे खर्चे जो बिजनेस चलाने के लिए तो जरूरी है, डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, बट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो उनको क्या बोलते हैं? तो उनको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, संचालन व्यय, है ना। और अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड होते तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही पार्ट हो जाते। तो सही आंसर इसका आपका क्या होगा? सी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। द जर्नल एंट्री टू बी पास्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन मनी फॉर शेयर इज। शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है। जब अप्लीकेशन मनी का पैसा आता है तो उसकी क्या एंट्री होती है? सिंपल है, पैसा आएगा तो हम बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि पैसा आ रहा है। और टू, हम क्या करते हैं? इक्विटी शेयर या जो भी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन को हम कहां ट्रांसफर करते हैं? दूसरी एंट्री क्या बनती है? कोई बताएगा क्या? दूसरी एंट्री आपकी बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। While preparing a balance sheet of a company, investments are shown as। बैलेंस शीट बनाते समय कंपनी के विनियोग, इन्वेस्टमेंट को कहाँ दिखाया जाता है? तो अगर हम कहीं इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं तो वो हमारे लिए क्या है? सिंपल सी बात है भाई, संपत्ति है।
यानी एसेट में दिखाएंगे। सही आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है आपका, द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज कैलकुलेटेड एज। लाभांश भुगतान अनुपात की गणना किस तरह की जाती है? तो इसके नाम में ये डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब होता है आपका जो अर्निंग हुई है, जो कमाई हुई है, उसमें से कितना कंपनी ने डिविडेंड पे किया, उसी को हम बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। इसका जैसे एग्जांपल के लिए, कंपनी ने मान लीजिए 100 रुपए कमाया, तो कंपनी की अर्निंग 100 रुपए हुई। अब 100 रुपए में से अगर कंपनी ने डिविडेंड बांट दिया 40 रुपए, तो इसका हम कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे डिविडेंड बटा 40 रुपए, कमाया था 100 रुपए, इसका मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? 40%। अब इसी से आप फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला क्या बना? डिविडेंड डिवाइडेड बाई कंपनी ने जो कमाया था, मतलब अर्निंग, ठीक है। डिविडेंड वो भी क्या? पर शेयर, और अर्निंग भी क्या? पर शेयर, इंटू 100। तो क्या आ जाएगा आपका? डिविडेंड पे आउट रेशियो। क्लियर है? देख लो कौन सा है। प्रेफरेंस डिविडेंड, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट सेल, नहीं, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है? चलो अगला, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल which shall be called up only in the event of binding of a company। वो कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल, जो केवल कंपनी के बाइंडिंग अप, यानी कंपनी जब बंद हो रही है केवल तब मांगी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? संचित पूंजी। क्या बोलते हैं? संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। तो सही आंसर क्या हो गया? रिजर्व कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जितना शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया उसे हम पेड अप कैपिटल बोलते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? हमने जितना इशू किया और लोगों ने जितना सब्सक्राइब कर लिया उसे हम सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। इशूड कैपिटल जो हमने इशू किया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिजर्व कैपिटल तो हमने समझ लिया कि हमारी अनकॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो केवल कंपनी के समापन के टाइम पर मांगा जाएगा, जिस दिन कंपनी का अंत हो रहा होगा वो पैसा उसी दिन शेयर होल्डर से मांगा जाएगा, उसे हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कंपनी के नॉर्मल रिजर्व के अलावा, जर्नल रिजर्व के अलावा किसी और सोर्स से जो रिजर्व क्रिएट होता है, कैप, या यूं समझिए इजी लैंग्वेज में बोले तो कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व बनता है उसे हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट? इसमें से किसको हम बैलेंस शीट के अंदर एज एसेट शो करते हैं? रेंट पेबल, टैक्स लाइबिलिटी, प्रीपेड इंश्योरेंस, अक्रूड वेजेस। तो रेंट पेबल यानी आउटस्टैंडिंग रेंट भी हम इसे कह सकते हैं। ये क्या, कौन सा रेंट होता है? वो रेंट जो ड्यू हो गया है बट जिसका अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है। मान लीजिए आपने दिसंबर महीने में किसी के घर में रहे, दिसंबर का महीना बीत गया, 15 जनवरी की डेट है, तो दिसंबर बीत गया तो उसका किराया हमें दिसंबर बीतते ही दे देना चाहिए। अगर वो किराया आपने नहीं दिया है तो उसे बोलेंगे रेंट पेबल या आउटस्टैंडिंग रेंट। अब आप खुद बताओ, क्या ये आपके लिए संपत्ति है या आपके लिए दायित्व है? आप खुद बोलोगे सर ये मेरी जिम्मेदारी है, दायित्व है, यानी ये हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, हमें तो एसेट ढूंढना है, तो ये आंसर होगा नहीं। टैक्स लाइबिलिटी वर्ड में ही लाइबिलिटी है, तो ये भी नहीं होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जिसे आपने एडवांस में पे कर रखा है, या प्रीपेड एक्सपेंडिचर वो होता है जिसे आपने एडवांस में पे कर रखा है ना। अकाउंटिंग पे लैंग्वेज में ऐसा रेंट, ऐसा एक्सपेंडिचर जो अभी ड्यू नहीं हुआ है लेकिन आपने आपने उसका पेमेंट कर दिया है,
उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड। और ये आपके लिए क्या होता है, संपत्ति होता है, एसेट होता है। तो सही आंसर आपको मिल गया, प्रीपेड इंश्योरेंस, सी। अक्रूड वेजेस, अक्रूड वेजेस होती है ऐसी वेज, सॉरी ऐसी वेजेस जिसे लोगों ने कमा लिया है लेकिन अभी तक आपने उसका क्या किया है, पेमेंट नहीं किया है, तो इसलिए आपके लिए ये भी क्या है, लाइबिलिटी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस। नेक्स्ट, इफ नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज रुपीज, सॉरी, if net working capital of a company is rupees 10 lakhs and its current ratio is 3, what will be the value of current asset of the company? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन ने बोला कि वर्किंग कैपिटल कंपनी की है 10 लाख, और जो करंट रेशियो है वो है 3, कंपनी की करंट एसेट बताइए। तो वर्किंग कैपिटल के बारे में आपको पता है क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। इतना पता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो आप ये कह सकते हो कि करंट एसेट का मतलब क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी। कह सकते हैं ना कि करंट एसेट का मतलब क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी, इसी फॉर्मूले से। तो यहां पर हमारी करंट एसेट कितनी हो जाएगी, 10 लाख प्लस करंट लाइबिलिटी। क्लियर है इतना? चलो, अब आपका करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, यही होता है। क्वेश्चन ने दे रखा है करंट रेशियो 3, करंट एसेट हमने कितना निकाला था, ये निकाला हमने 10 लाख प्लस करंट लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, यही होगा। इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 10 lakhs प्लस करंट लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, 3 into CL, तो ये हो जाएगा 3CL इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होगा तो 10L प्लस CL। ये CL इधर आ जाएगा तो ये कितना बनेगा, 3CL माइनस CL इक्वल टू 10L। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप CL को X से कन्वर्ट कर सकते हो तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सो 2CL इक्वल टू 10 lakhs, तो CL इक्वल टू 10 lakhs डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5 lakhs। करंट लाइबिलिटी कितना आ गया, 5 lakhs। हमें करंट एसेट निकालना है और करंट एसेट में हमारा क्या था, वर्किंग कैपिटल प्लस CL। वर्किंग कैपिटल 10 लाख प्लस CL हमने निकाला 5 lakhs, तो टोटल कितना हो जाएगा ये, 15 lakhs, 15 लाख रुपए। क्लियर है? तो आपका करंट एसेट कितनी हो जाएगी, 15 लाख। सही आंसर ए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। An individual who want to be a resident of India must stay in India for minimum। इनकम टैक्स का क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अगर इंडिया के अंदर रहना, उस रेसिडेंट की रेसिडेंट होना चाहता है तो उसको इंडिया में कम से कम कितने दिन रहना पड़ेगा, सो 182 डेज। सही आंसर क्या है आपका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज मेनली यूज टू कंप्यूट। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स या इंडेक्सेशन कॉस्ट हम क्या कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, बिजनेस इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो सही आंसर क्या है, LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए हम इंडेक्सेशन करते हैं, इंडेक्स कॉस्ट निकालते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, है ना। बेसिकली हम क्यों इंडेक्स इंडेक्स कॉस्ट निकालते हैं, अगर हमने कोई पुरानी एसेट खरीद रखी है, मतलब बहुत दिन से एसेट कोई खरीद रखी है, तो अगर हमने कोई एसेट 10 साल पहले खरीदी थी और 1,000 रुपए में खरीदी थी,
और आज हम उसको, आज उस एसेट की कीमत बढ़ सकती है ना। मान लीजिए कोई लैंड था, वो हमने 1,000 में खरीदी थी। अब अगर हम इस लैंड को आज बेचने जाएंगे तो मान लीजिए 15,000 में बिक रही है, मार्केट प्राइस उसका 15,000 है। अब अगर हम 1,000 ही माइनस करेंगे तो 14,000 प्रॉफिट आएगा। पर क्या है, वाजिब प्रॉफिट लगता है? नहीं, क्योंकि इस एसेट की कॉस्ट आज 1,000 नहीं है, आज तो बढ़ गई होगी। तो इसको हम आज की लेवल पे लाते हैं, जो पुरानी कॉस्ट है उसको हम आज के लेवल पर लाते हैं, किसके थ्रू? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के थ्रू, इंडेक्सेशन के थ्रू। और फिर हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं। ठीक है, तो इंडेक्सेशन हम करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन, विच लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सैलरी इनकम? सैलरी इनकम के अगेंस्ट में कौन से लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है? तो सैलरी के अगेंस्ट में केवल एक ही लॉस सेट ऑफ हो सकता है, वो है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। सही आंसर क्या है? डी। बाकी कोई भी लॉस सैलरी के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं किया जा सकता। इसका लॉजिक ये है कि अगर बिजनेस इनकम को, बिजनेस लॉस को सैलरी के अगेंस्ट में एडजस्ट करना शुरू कर दिया, तो हर कोई क्या बोलेगा कि मेरी सैलरी इनकम है, मैं एक छोटा सा दुकान खोल के रखा हूं किराने की, और उसमें मुझे लॉस हो गया, उसका मुझे सेट ऑफ दे दो। इस तरह से सरकार को टैक्स का नुकसान हो जाएगा। सरकार ने बोला हम सैलरी से केवल हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई लॉस है तो उसका एडजस्टमेंट देंगे। और हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लॉस क्या होता है? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लॉस होता है अगर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो इंटरेस्ट के अंदर तो जनरली फ्रॉड लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका तो सरकार बोलेगी ठीक है बैंक का कागज दिखा दो। लेकिन किराने की दुकान के अंदर तो सरकार वेरीफाई करना सरकार के लिए मुश्किल काम होगा। तो सरकार हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का सेट ऑफ तो दे देती है, लेकिन इनमें से कोई भी सेट ऑफ सैलरी की इनकम से सरकार नहीं देती है, क्योंकि ये लॉस बनाए जा सकते हैं, फैब्रिकेट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? डी। सैलरी के अगेंस्ट में केवल हाउस प्रॉपर्टी का एडजस्टमेंट मिल सकता है। अब सैलरी के अंदर अगर कोई लॉस हो जाए, उसका सेट ऑफ कहां से मिलेगा? तो बेटा सैलरी के अंदर लॉस हो ही नहीं सकता है, सैलरी माइनस में नहीं हो सकती है। या तो जीरो होगी, या तो आप जॉब नहीं कर रहे होगे तो कोई सैलरी इनकम नहीं होगी, और या तो फिर सैलरी के अंदर आपको इनकम ही होगी, वो माइनस में नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। As per Companies Act 2013, read with amendment thereto, sections number 165 speak about। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 165 किस बारे में बात करता है? नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। तो देखिए 165 बात करता है आपका नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की, कि एक आदमी मैक्सिमम कितनी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के बारे में बात करता है सेक्शन 165। अच्छा, अब यहीं पर मैं बताता हूं आपको कि नंबर ऑफ डायरेक्टर, एक व्यक्ति कितनी मैक्सिमम कितनी कंपनी के अंदर डायरेक्टरशिप ले सकता है, कितनी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकता है। तो सही आंसर है 20 कंपनी के अंदर। और इसमें से भी अगर वो पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाहता है तो मैक्सिमम 10 के अंदर वो डायरेक्टर बन सकता है। क्लियर है? सो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के बारे में सेक्शन 165 बात करता है, मैक्सिमम डायरेक्टरशिप 20 हो सकती है, पब्लिक के अंदर वो 10 ही हो सकती है। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, इसके लिए कौन सा सेक्शन बात करता है? इसके लिए बात करता है सेक्शन 169। बेसिकली ये सीरियल नंबर में ही सेक्शन है, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। सेक्शन 165 बात करता है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की, फिर है सेक्शन 166, 167, 168, 169। सो 166 बात करता है डायरेक्टर अपॉइंट के बाद उसकी ड्यूटीज क्या है, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। 167 बात करता है कि डायरेक्टर के ऑफिस में, डायरेक्टर सब किसी वजह से अगर डायरेक्टर की डेथ हो गई या डायरेक्टरशिप उसकी चली गई, मतलब वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। 161 बात करता है
रेजिग्नेशन की, सॉरी, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। 169 बोलता है रिजाइन नहीं, अगर डायरेक्टर को हटाना ही है तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर की। तो ये सेक्शन है, आप इनको याद कर सकते हो सकता है इस बार पूछा गया था नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, अगली बार कोई और पूछ ले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। नेट वर्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड एज, नेट वर्थ किस तरह से कैलकुलेट होती है? टोटल एसेट प्लस टोटल लाइबिलिटी नहीं, टोटल सेल माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, यहां से तो नेट इनकम या नेट प्रॉफिट पता चलता है। शेयर कैपिटल माइनस रिजर्व एंड सरप्लस नहीं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस यही होता है आपका कंपनी की नेटवर्थ या ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्थ। ठीक है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, या आप ऐसे भी कह सकते हो टोटल एसेट माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी। ठीक है, तो कुल मिला के इसका मतलब यही हुआ कि शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ये हो गया कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। As per section 288A of Income Tax Act, the total income tax computed is to be round off to the nearest multiple of। तो इनकम टैक्स जो कंप्यूटेड किया गया है वो अंडर सेक्शन 288A के अंदर रुपीज 10 तक उसको राउंड ऑफ किया जाता है, नियरेस्ट टू रुपीज 10 तक उसको राउंड ऑफ किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? रुपीज 10। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे, और कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेटेड सॉरी रिप्रेजेंटेड बाय फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का फंडामेंटल इक्वेशन क्या होता है? क्लास 11th का मुझे लगता है पहला चैप्टर ये होता है कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यही होता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। पढ़ लो कौन सा है। एसेट इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी माइनस लाइबिलिटी, माइनस नहीं प्लस होगा तो ये गलत है। एसेट इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी गलत है। एसेट इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, ये आपका सही आंसर है सी। ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी मतलब वही कैपिटल, ठीक है ना? तो ऑनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटी मिला करके, दोनों का टोटल मिला करके क्या होगा? एसेट के बराबर होगा। ये आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption। नेक्स्ट, how would you record the bank charges in the company's book if the bank has directly charged the bank charges? सिंपल सा है, क्या एंट्री होगी इसकी? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या एंट्री होगी? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सही आंसर ए। नेक्स्ट, which among the following expenses is debited in the management expenses of profit and loss account? Office salary, discount on bill, advertisement, interest on loan। so office salary को मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर माना जाता है, सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, ABC Private Limited has incorporated on January 1st year 2017 with rupees 5 lakhs from the issuance of stock and borrowed fund of rupees 75,000। During the first year of operation, net income was rupees 25,000। Net income 25,000। On December 15th, ABC paid rupees 2,000 कैश डिविडेंड और 2,000 का कैश डिविडेंड पे किया गया। तो यहाँ पे एक बात समझो, नेट इनकम 25,000 थी, डिविडेंड पे किया गया 2,000 का। इसका मतलब नेट इनकम जो कैपिटल के अंदर ऐड होगी वो क्या होगी? 23,000। फिर है, नो एडिशनल एक्टिविटीज अफेक्टेड इक्विटी इन ईयर
फिक्स, और कोई एक्टिविटी की वजह से इक्विटी के अंदर कोई चेंज नहीं आया है। एट दिसंबर 31st ईयर 6 एबीसीज लाइबिलिटीज हैज इंक्रीज टू ₹94,000, और इस साल लाइबिलिटी बढ़ के कितनी हो गई है? 94,000 हो गई। मतलब पहले लाइबिलिटी कितनी थी? 75,000 की थी, अब हो गई है ये 94,000 की। मतलब इसके अंदर कितने का इंक्रीज आया है? 19,000 का। In ABC's December 31st year 6 balance sheet, total asset should be reported as, टोटल एसेट कितनी होंगी? तो सिंपल से है भाई, शुरू में आपके पास कैपिटल कितनी थी? 5 लाख, है ना? और कंपनी के अंदर बोरोड फंड कितने का था? 75,000 का था। क्लियर है? आज की डेट पे कंपनी के पास कितने का है, कितने की कैपिटल है? इक्विटी के अंदर 5 लाख तो इक्विटी है ही, ठीक है। लोन अब हो गया कितने का? 94,000 का। ठीक है, सो 5 लाख है, और लोन कितने का है? 94,000 का। नेट प्रॉफिट हमारा कितना ऐड हुआ होगा? 23,000 ऐड हुआ, क्योंकि 2,000 डिविडेंड बांट दिया था। इन तीनों का अगर हम टोटल कर दें तो इतनी ही हमारी आज की डेट पर एसेट बनेंगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6,17,000। देखो कम क्या पूछा गया है? टोटल एसेट। टोटल एसेट का मतलब क्या हुआ? जितनी टोटल लाइबिलिटी साइड होगी, बैलेंस शीट हमारी इस तरह बनती है। अगर हम लाइबिलिटी साइड का टोटल निकाल लें तो एसेट साइड का भी तो उतना ही टोटल होगा। तो लाइबिलिटी हमारे पास 5 लाख की कैपिटल थी, 75,000 का लोन था। अगर हम आज की डेट पे यही 75,000 का लोन कितने का हो गया? 94,000 का। तो चाहे हम डायरेक्ट 94,000 ऐड करते हैं, ये जो मैंने किया, या आप सीधा डिफरेंस ऐड कर दो, मतलब +19,000 कर दो, है ना, +19,000 कर दो, तो भी ऐसे ही आएगा। और आपके पास जो नेट प्रॉफिट आया वो भी तो कैपिटल का पार्ट होगा, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होगा। तो नेट प्रॉफिट आया है 23,000 का। इन सबको ऐड कर दो, 6,17,000 आपके टोटल हो जाएगा एसेट साइड का, क्योंकि जो लाइबिलिटी का टोटल होगा वही एसेट का टोटल होगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सीओजीएस निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक दिया है 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 50,000, परचेस 3 लाख, कैरीज इनवर्ड 20,000। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सब कुछ दिया हुआ है, निकाल लेना है। ओपनिंग स्टॉक दिया है 1 लाख, परचेस दिया है 3 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कैरीज इनवर्ड दिया है 20,000, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 50,000, निकाल लो। 3,70,000। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? नेक्स्ट। टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज कॉल्ड। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। बेसिकली जब आप कॉस्ट शीट बनाते हो
है ना। तो कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल लिखते हो, डायरेक्ट लेबर लिखते हो और डायरेक्ट कॉस्ट लिखते हो। इन तीनों का टोटल ही क्या होता है, प्राइम कॉस्ट, है ना। सो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर मिलके आपके प्राइम कॉस्ट बनते हैं। इसके अंदर कोई डायरेक्ट एक्सपेंडिचर अगर है तो उसको भी ऐड कर लेते हैं, हाँ। तो ये सब क्या होता है, प्राइम कॉस्ट कहलाता है। नेक्स्ट, हाउ इज वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डन अकॉर्डिंग टू लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्या, लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब होता है, जो लास्ट में आया वो पहले बिकेगा, जो लास्ट में आया वो पहले बिकेगा। इसका मतलब जो स्टॉक में हमारा क्या बचेगा, जो पुराना वाला आइटम है, जो नया आता जाएगा वो बिकता जाएगा लीफो के हिसाब से। तो जो पुराना है ना, अर्लीस्ट प्राइस वाला क्या होगा, हमारे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर रहेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अर्लीस्ट प्राइस मतलब पुरानी वाली प्राइस के बाद वाला जो गुड्स रहेगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट में यही होता है, जो पहले आया वो, सॉरी, जो लास्ट में आया वो पहले बिकेगा, है ना। तो स्टॉक के अंदर कौन सा बचेगा, पुराना वाला। वही फीफो होता, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब जो पहले आया वो पहले बिकेगा, तो स्टॉक में कौन सा बचेगा, नया वाला, है ना। तो उस केस में फिर आंसर क्या होता हमारा, क्लोजिंग स्टॉक में लेटेस्ट प्राइस, नया वाले माल की प्राइस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर होती। फीफो सॉरी लीफो है तो अर्लीस्ट प्राइस, ए आपका सही आंसर होगा। PAN permanent account number is identification number assigned to all taxpayer in India. The number of alphanumeric digit in PAN. PAN के अंदर कितनी डिजिट होती हैं, सिंपल है, 10 डिजिट होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 डिजिट। इस तरह से होता है ABCD, शुरू की 5 डिजिट होती हैं आपकी अल्फाबेट, फिर 4 डिजिट होता है न्यूमेरिक, सपोज 2 3 4 5, और लास्ट डिजिट फिर सपोज करिए मान लीजिए F। इस तरह से होता है 10 डिजिट का पैन नंबर। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग शैल बी अप्लाइड इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर कॉस्टिंग की कौन सी मेथड लगती है, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सही आंसर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, बी, संचालन लागत, ठीक है, या इसी को सर्विस कॉस्टिंग भी कहते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। नेक्स्ट, Which among the following is the world's first country to implement GST। देखिए आगे फिर जीएसटी का क्वेश्चन हो, कितना आसान सा क्वेश्चन है। कौन सी कंट्री है वर्ल्ड की जिसने सबसे पहले जीएसटी अप्लाई किया था, तो फ्रांस, डी। हमने पढ़ा भी था कि पहली कंट्री कौन सी थी जिसने जीएसटी लगाया, वो था फ्रांस। इंडिया में तो हमने जुलाई 2017 से जीएसटी को अप्लाई किया। क्लियर है। तो इस तरह से एकदम बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड एज। वर्किंग कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट होती है, अब ये देखो, वर्किंग कैपिटल का इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड कैश रिसिप्ट एंड एक्सपेक्टेड कैश पेमेंट इज। कौन सा स्टेटमेंट है कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट का, तो इसको हम बोलते हैं कैश बजट। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, जिसके अंदर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम एक्सपेक्टेड कैश रिसिप्ट और एक्सपेक्टेड कैश पेमेंट का को लिखते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, अ चेक फॉर ₹35,000 was received from Tata Motors but was erroneously credited to Mahindra Motors accounts. This is an example of। टाटा मोटर्स से चेक मिला और उसको गलती से महिंद्रा मोटर्स में चढ़ा दिया गया, इसको किस तरह की गलती बोलेंगे। तो देखो सारी गलतियां देख लेते हैं। इरर ऑफ प्रिंसिपल, इरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होती है कि अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे अकाउंटेंट के, तो उसने कोई गलती कर दी। जैसे मान लीजिए फर्नीचर खरीदा गया, फर्नीचर खरीदा गया, फिक्स एसेट है तो फिक्स एसेट यानी फर्नीचर अकाउंट के अंदर डेबिट होना चाहिए था, लेकिन इसको डेबिट कर दिया गया एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर,
क्योंकि अकाउंटेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये ठीक से पता नहीं था। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सही नहीं थे, इस वजह से कोई गलती हो जाए उसे हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है कोई ट्रांजेक्शन लिखने से ही छूट जाना। कैश का पेमेंट किया गया लेकिन बुक्स के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं की गई, इसे हम बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है कि किसी गलत अकाउंट में लिख देना, गलत अमाउंट लिख देना, कोई जीरो बढ़ा देना, जीरो छोड़ देना, ये होता है एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, एरर ऑफ कैलकुलेशन होता है जैसे टोटल आपने गलत कर दिया तो वो है एरर ऑफ कैलकुलेशन। हमें क्या हुआ है, हमने टाटा मोटर्स की जगह महिंद्रा मोटर्स लिख दिया, मतलब कौन सी गलती की, एरर ऑफ कमीशन किया है। सही आंसर क्या होगी, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड। सो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और क्विक एसेट का मतलब होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंडिचर, है ना। क्विक एसेट मतलब जिसको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करंट एसेट डिवाइडेड बाय नेट सेल, ऐसा कुछ नहीं है। करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट नहीं, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यही आपका सही आंसर है। प्रीपेड चलो नहीं दिया है इसलिए क्या होगा, इन्वेंट्री बस दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। करंट एसेट प्लस लिक्विड एसेट ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये थे आपके पास्ट एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।